हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए यही देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। इन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई है उनके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर लिख लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यानी जो भी कठिनाइयाँ थी वो बहुत प्रकार से होती थी। ठीक है, पहला कठिनाई है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। पहला क्या है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रमुख कठिनाइयाँ थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाए। ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाइयाँ होती थी। ठीक है, दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापक से संबंधित थी। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। ठीक है दोस्तों, तीसरा कठिनाई यह था मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में शक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसी नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबी अवधि तक संचय करना कठिन था। लंबी अवधि तक संचय रखना कठिन था। ठीक है, चौथा था मूल्य हस्तांतरण की समस्या। चौथा क्या था? मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। क्यों अपना संपत्ति छोड़कर जाना चाहता था? क्योंकि वो अपना संपत्ति बेचना कठिन था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। यानी मुद्रा का क्या काम है इस पे प्रकाश डालें। ठीक है, तो साधारण मुद्रा के निम्न 4 कार्य हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है क्रय तथा विक्रय। पहला माध्यम क्या है? क्रय तथा विक्रय। दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कारक के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। ठीक है, दूसरा कार्य था मूल्य का मापक। दूसरा कार्य क्या है? मूल्य का मापक। ठीक है, मूल्य
मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। ठीक है, सही तौर वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई ये भी थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा से इस कठिनाई को दूर कर दिया गया। और क्या किया बाद में, मुद्रा के इस कठिनाई से क्या कर दिया, दूर कर दिया गया। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना काफी आसान हो गया। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, एक मुद्रा के द्वारा क्या हो गया, दाम लगाना आसान हो गया। ठीक है, तीसरा कार्य था मूल्य का संचयन। मूल्य का संचयन, मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता था। मनुष्य आजकल जो भी है अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है। आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा करके रखा जाए। मुद्रा में यह गुण विशेषता है। मुद्रा में यह विशेषता गुण है कि इसे संचित या जमा करके रखी जा सकती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखने की कठिनाई थी। ठीक है, चौथा कार्य क्या है मुद्रा का, विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है। आधुनिक युग में बहुत से ऐसे कार्य, आर्थिक कार्य हैं जो किस पे, उधार पर होता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है। और उसका भुगतान कब किया जाता है, कुछ समय बाद किया जाता है। दूसरे शब्दों में भुगतान विलंबित या स्थगित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भुगतान विलंबित या स्थगित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है। मुद्रा विलंबित भुगतान का क्या है, एक सरल माध्यम है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में भी काफी सुविधा हो गई। और इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में भी काफी सुविधा हो गई। ठीक है, पांचवा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। कह रहा है कि मुद्रा का एक आवश्यक क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। आर्थिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया। वस्तुओं का क्रय क्रिया हो गया है। क्रय विक्रय यहाँ पर होगा, क्रय विक्रय होगा यहाँ पर। ठीक है, अब दूर दूर तक होने लगा है। क्रय विक्रय जो है वस्तुओं का अब दूर दूर तक होने लगा है। इस कारण क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान का हस्तांतरित करने की जरूरत महसूस की गई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या है, इससे प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यानी आज के समय देखा जाए तो मुद्रा का काफी ज्यादा महत्व है। ठीक है, मुद्रा को वर्तमान समाज से अगर हटा दिया जाए
तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि समाज से मुद्रा को हटा दिया जाए तो जितना सारा हमारा आर्थिक व्यवस्था है वो सब क्या हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाएगी, यानी डगमगा जाएगी। ठीक है। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतने आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होता। और ये सही बात है कि यदि हमारा देश में मुद्रा प्रचलित नहीं होता तो कोई भी ऐसा देश हो उसकी आर्थिक प्रगति कभी संभव नहीं होती, चाहे वो पूंजी अर्थव्यवस्था हो चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। ठीक है। चाहे पूंजी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सब सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इन सब में भूमिका जो अदा करती है कौन करती है, मुद्रा करती है। ठीक है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और मुद्रा के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने बताया, कौन, क्राउथर ने। ठीक है। क्राउथर ने बताया कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अगिन, राजनीति शास्त्र में वोट। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यवसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कारक है, जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। ठीक है। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कारक है। और मुद्रा का आविष्कारक कौन है, एक मानव द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है। अंग्रेजी की निम्न पंक्तियां मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करती है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ इसे हिंदी में निम्न तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है। प्रोपिगु का कहना सही लगता है कि अब ये मुद्रा के बारे में पिगु ने कहा, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी जो है वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4 नंबर, करें मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तो कह रहे कि प्रो हॉटले लेविट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रो हॉटले लेविट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा पर प्रकाश निम्नलिखित है। मुद्रा पर प्रकाश निम्नलिखित है। ठीक है। पहला है वस्तु विनिमय। करे कि इसमें वस्तु द्वारा वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। पहला है वस्तु विनिमय, जो वस्तु का वस्तु से ही लेन देन होता है। दूसरा है वस्तु मुद्रा। करे कि प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल या चमड़ा पशुपालन योग्य में कोई पशु जैसे
गाय या बकरी तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है। तीसरा है धात्विक मुद्रा। तीसरा क्या है? धात्विक मुद्रा। करें वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातु से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। ठीक है। जो मुद्रा पीतल एवं तांबा का बना होता है उसे क्या बोलते हैं? धात्विक मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। चौथा हमारा है सिक्के, क्वाइंस। धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयां आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किए जाने लगा। सोने चांदी से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित होता है उसे सिक्के या सिक्का कहते हैं। ठीक है। पांचवा है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। सिक्का जो मुद्रा था उसमें भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी और सिक्के को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी। इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है। भारत में एक के कागज की नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। यानी हमारे भारत देश में 1 रुपया के कागज का नोट अथवा सभी सिक्के जो होता है वो केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। 2 रुपया या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है यानी आरबीआई। इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपया के नोट जारी करती है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट जारी करती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे शाख मुद्रा। पांचवा प्रश्न क्या है? शाख मुद्रा। कह रहा है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के शाख पात्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको शाख मुद्रा कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से शाख मुद्रा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि शाख पत्रों का अधिक उपयोग होता है। 6 नंबर देखेंगे। करें कि शाख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाख पत्र पर प्रकाश डालें। ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे
साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण या आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करते हैं। लेकिन मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी ग्रह होते हैं, जबकि साख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार कार्य करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे साख पत्र के प्रकार निम्नलिखित है। साख पत्र के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख तथा साख प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है और आपका यूजफुल है, उपयोगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को पास भेजना ना भूलें। ठीक है।